नमस्कार दोस्तों। हाल ही में 23 सितंबर को एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा अपने नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी के जवाब में पीएफआई द्वारा हड़ताल की गई। तो यहाँ का राज्य सरकार और यहाँ का केंद्र सरकार। Dr. Monica Verma is also a political analyst. Rahul Ishwar, let me. Pooja, over to you. So here are. हालांकि इस घटना में हिंसा की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कुछ खास प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला। एनआईए ने व्यापक कार्रवाई में ईडी और स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ संयुक्त अभियान में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम सहित लगभग 11 राज्यों में पीएफआई के 100 से भी ज़्यादा टॉप लीडर्स और ऑफिसर्स को आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया। उन पर आरोप था कि ये लोग आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहे थे और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बना रहे थे। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है ये पीएफआई और इसके काम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में पीएफआई भी कहते हैं, खुद को एक एनजीओ और न्यू सोशल मूवमेंट यानी कि नव सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्णित करता है, जो भारत में वंचित और उत्पीड़ित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहा है। इसे 2006 में दिल्ली में 3 मुस्लिम ग्रुप्स को मर्ज करके बनाया था और वो मुस्लिम ग्रुप्स हैं केरल में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट एनडीएफ, कर्नाटक में कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी केएफडी और तमिलनाडु में मनीथा नीति पसराई एमएनपी। तीनों समूहों ने दक्षिण भारत में अपने कार्यों का विलय कर लिया, लेकिन पीएफआई जल्दी देश के उत्तर, पश्चिम, पूर्व और उत्तर पूर्वी हिस्सों के राज्यों के कई सामाजिक संगठनों को मर्ज करके फैलता गया। और वो सामाजिक संगठन थे जैसे कि गोवा में नागरिक फोरम, पश्चिम बंगाल में नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति, राजस्थान में कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी और मणिपुर में लिलोंग सोशल फोरम। ये ऐसा संगठन है जिसमें ज़्यादातर सदस्य मुस्लिम हैं और जिसे सिमी यानी कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया का ही रूप माना जा रहा है। आज के अधिकांश पीएफआई नेता कभी सिमी के सदस्य थे, जिसे लश्कर ए तैयबा के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण 2001 में पहली बार प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस पर इंडियन मुजाहिदीन के साथ मिलकर आतंकी हमले करने का आरोप लगाया गया था। तब से यह प्रतिबंध कई बार बढ़ाया जा चुका है। और सिमी और एनडीएफ की बात की जाए तो ये दोनों ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद अस्तित्व में आए थे। अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो इसकी कई विंग्स भी हैं, जैसे कि वुमेन्स विंग, द नेशनल वुमेन्स फ्रंट, स्टूडेंट्स विंग, द कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। इसका एक रिहैब इंडिया फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ और एम्पावर इंडिया फाउंडेशन नाम का एक थिंक टैंक भी है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की माने तो केरल में पीएफआई के लगभग 50,000 से भी अधिक सदस्य हैं। इससे पहले झारखंड सरकार ने भी इस पर 2 बार प्रतिबंध लगाया था और एनआईए ने एक डिटेल्ड डोजियर तैयार किया था, लेकिन यूएपीए के तहत इसे एक गैर कानूनी संघ घोषित नहीं कर सके। अब इसके पॉलिटिकल व्यू की बात की जाए तो 2009 में पीएफआई ने अपनी एक राजनीतिक शाखा बनाई जिसे एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कहा जाता है। एसडीपीआई एक कैडर बेस्ड पार्टी है जो इंडिया के इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है, जिसका उद्देश्य है सोशल डेमोक्रेसी, समान प्रतिनिधित्व और मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास करना। और देखा जाए तो इस पार्टी में गैर मुसलमानों की संख्या न के बराबर है। वैसे तो एसडीपीआई दावा करता है कि वह फांसीवाद के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन केरल और कर्नाटक में दंगों के साथ साथ बदला लेने के लिए हत्याओं में शामिल होने का आरोप भी लगा है। अब अगर पिछले 1 दशक में पीएफआई से जुड़े प्रमुख मामलों की बात करें तो 2010 के बाद से पीएफआई के खिलाफ कानूनी मामले बढ़ने लगे, जब केरल में मलयालम प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काट दिया गया। मिस्टर जोसेफ को एक कॉलेज परीक्षा के लिए निर्धारित एक प्रश्न पत्र को लेकर निशाना बनाया गया था, जिसके बारे में हमलावरों ने कहा कि इसने प्रोफेट मोहम्मद को क्रिटिसाइज किया। 2012 में पीएफआई ने स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न जिलों में अपनी नियोजित स्वतंत्रता परेड पर राज्य सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी की सरकार ने अदालत को सौंपे गए एक जवाबी हलफनामे में कहा कि हालांकि संगठन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों की रक्षा करना और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना था, लेकिन पीएफआई और एनडीएफ गुप्त रूप से पूरे समय आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे।
2014 के एक मामले में केरल सरकार के अन्य एफिडेविट में कहा गया कि धर्मांतरण और सांप्रदायिक मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए पीएफआई का इस्लामीकरण एक गुप्त एजेंडा था। 2018 में पीएफआई और उसके एनजीओ आरआईएफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि संगठनों ने कई राज्यों में सीएए के विरोध के लिए फंड दिया था। 2021 में ग्रुप के लिए खाड़ी देशों से फंड जुटाने के आरोप भी लगे, जिसके बारे में कहा गया था कि इस फंड को सीएए प्रोटेस्ट और हिंसा भड़काने के लिए यूज किया गया था। हिजाब प्रतिबंध मामले में सोशल मीडिया मैसेजेस के माध्यम से पीएफआई द्वारा छात्रों को हिजाब पहनकर स्कूल भेजा गया। और सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि पीएफआई और एसडीपीआई के 3 सदस्यों को पटना में गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 7 पन्नों का दस्तावेज जब्त किया था, जिसमें कथित तौर पर 2047 तक भारत में इस्लाम का शासन स्थापित करने की योजना थी। हालांकि पीएफआई ने हमेशा अपने खिलाफ लगे आरोपों का खंडन किया और कहा कि हमारे खिलाफ केवल आतंक का माहौल बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। खैर, हो सकता है आपने कुछ अच्छे काम भी किए हों, लेकिन अच्छाई की आड़ में बुराई को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और यह तब और भी जरूरी हो जाता है जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हो।